हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे होगे और आप लोगों की पढ़ाई ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। क्लास 10th वाले बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान है यार। देखो, साइंस तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। क्लास 10 साइंस आपकी कंप्लीट है, वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट पे है। क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट है, चैनल की प्लेलिस्ट पे है। अब आप लोग प्लेलिस्ट नहीं चेक करना जानते हो भाई यार, डिस्क्रिप्शन जानते हो, डिस्क्रिप्शन में जाकर के पढ़ो। क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट होगी, जाकर के वहां पे देख लो सभी वीडियोस को, ठीक है। क्योंकि साइंस जो मैं पढ़ाया हूं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब प्लेलिस्ट पे अपलोड है, ठीक है। और जो सामाजिक विज्ञान अपन लोग पढ़ रहे हैं उसके भी वीडियोस आपकी प्लेलिस्ट पे अपलोड है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट चेक करना सीख लो चाचा। क्या? प्लेलिस्ट, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले सामाजिक विज्ञान में भूमंडलीकृत विश्व का बनना। क्लास 10th अध्याय 3 है, चैप्टर 3 है, ठीक है। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, कि कैसे विश्व को भूमंडल में बांट दिया गया, अलग कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। महामंदी आती है, कोई रोग फैलते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और यहाँ पर पर्सनली हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, बेल आइकन को आप लोग जरूर दबा लेना। और एक बात आपको बता दूं कि आप लोग प्लेलिस्ट चेक करना सीख लो, प्लेलिस्ट पे वीडियोस को देखना सीख लो। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। और ये बहुविकल्पी बहुत ज्यादा रिसर्च के साथ मैं लाया हूं, मतलब कि इनको ऐसे समझाऊंगा ना कि ये पूरा याद हो जाएगा, चैप्टर ही पूरा क्लियर होगा तुम लोग को, ठीक है। तुम लोग को पता है कि बायोमन कैसे समझाता है ना। तो देखो, हमारा एक सेकंड चैनल है और उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन, ठीक है। तो आप लोग उस चैनल पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को देख लो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आपको चलना होगा हमारे स्क्रीन पर। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है भैया, प्रश्न नंबर 1। कौन सा प्रश्न? प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ना कि 18वीं शताब्दी तक संसार में कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? बताओ, 18वीं शताब्दी तक संसार में कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? इसको जब मैं चैप्टर पढ़ रहा था भूमंडलीकृत विश्व का बनना, तो वहां पे पता चला कि जो 18वीं शताब्दी था उसमें जो चीन और भारत था ना, ये सबसे धनी देश माने जाते थे। पूछो क्यों? क्योंकि यहां से जो आयात निर्यात का साधन था ना, व्यापार का साधन यहां से बहुत होता था। आज भी चीन से देखो, चीन क्या करके रखा है? चीन पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखा है अपने चाइनीज सामानों से, ठीक है। लेकिन इंडिया थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा कम हुआ, इतना ज्यादा कम नहीं हुआ है। तो 18वीं शताब्दी तक संसार में कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? तो वो थे ग नंबर चीन और भारत सबसे धनी देश माने जाते थे। जापान और भारत, कभी नहीं फ्रांस और अमेरिका, कभी नहीं चीन और इटली, कभी नहीं चीन और भारत सिर्फ, ठीक है। अब देखिए, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी, महामंदी कब आई भैया? जब हमारा ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ? महामंदी का प्रारंभ हुआ। और महामंदी कब हुआ? 1929 ईस्वी में। इसका सही है ऑप्शन है, ठीक है। 1919 नहीं करना, महामंदी 1919, महामंदी 1929 महामंदी 1929। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ब्रिटेन के सरकार ने, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रिटेन के सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी, ठीक है। ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया? जो बड़े भूस्वामी थे, है ना, बड़े जमींदार लोग थे, है ना, जैसे आप लोग हैं, है ना बड़े जमींदार लोग थे, भूस्वामी थे, वो उनके दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने क्या कि मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। और इस आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कानून लगाया, और जिस कानून के आधार पर यह पाबंदी लगाई गई उसे क्या कहते हैं? तो देखो, उसे ब्लैक लॉ कहते हैं, कॉर्न लॉ कहते हैं, क्रॉप लॉ कहते हैं, प्रोडक्शन लॉ कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ख नंबर, कॉर्न लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्न लॉ। देखो, कॉर्न मतलब मक्का होता है, लॉ मतलब कानून, है ना। समझ गए? समझ गए भैया। ब्लैक लॉ मतलब काला कानून है, क्रॉप लॉ मतलब फसल का कानून, प्रोडक्शन कानून है। अरे पगलवो समझो, कॉर्न लॉ, है ना, समझ गए ना। चलो अब देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन पूछता है, आंसर भी दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन देख लो एक बार, ठीक है। चौथा नंबर क्या बोलता है कि जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहां बसाई गई?
तो भैया आज की डेट में तुम बताओ कि गेहूं और कपास की खेती कहाँ पे होती है? गेहूं की सबसे ज्यादा खेती कहाँ पे होती है? चावल की खेती कहाँ पे होती है हमारे भारत में? तो वो होती है पंजाब में। तो कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई? वो बसाई गई पंजाब में। ठीक है, गुजरात में बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं, उड़ीसा में बिल्कुल नहीं। कहां बसाई गई? सिर्फ और सिर्फ पंजाब में। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। यूरोपीय देशों ने क्या बोलता है कि यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीर खींचकर किस महाद्वीप को आपस में बंटवारा कर लिया? जो यूरोपीय देश थे वो मानचित्र पर एक लकीर खींच करके किस महाद्वीप को आपस में बंटवारा कर लिए? तो वो था अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को आपस में क्या किया गया? उसका बंटवारा कर लिया। एशिया कभी बंटवारे के लायक गया ही नहीं है ना। एशिया मतलब लकीर खींचकर बंटवारा हुआ नहीं, अमेरिका का नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया का नहीं हुआ, अफ्रीका का हो गया। अफ्रीका की हालत आप लोग देखे होंगे, ठीक है, आप लोग सुन रखे होंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 बोलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो भैया ये स्थित है न्यूयॉर्क में। ठीक है, वाशिंगटन और जिनेवा कोई नहीं टिक करेगा। ठीक है, व्यापार के लिए जिनेवा जाना जाता था, अभी क्वेश्चन है शायद। ठीक है, वाशिंगटन भी ना टिक करे। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क। ठीक है, इतना याद कर लो। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय की बात आ जाए तो वो कहां पर है बच्चे? न्यूयॉर्क में। ग नंबर सही है। ओके, चलिए 7 नंबर देखते क्वेश्चन कि अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकतर जीवों की मौत हो गई? तो वो थे भैया रीडर पेस्ट। कौन सी बीमारी? रीडर पेस्ट। ये जानवरों में फैलने वाली एक ऐसी बीमारी थी जिसमें बहुत ढेर सारे जानवरों की मौत हो गई थी। सोचो, अफ्रीका में एक ऐसी घटना आई थी जो रीडर पेस्ट नामक एक बीमारी थी जिसमें बहुत ढेर सारे जानवर क्या हुए थे? मर गए थे। वो बीमारी का नाम था रीडर पेस्ट। इस चीज को याद रखना बच्चे, बहुत दुखद घटना था। मैं जब इस चैप्टर को पढ़ रहा था तो मतलब बहुत ज्यादा अंदर से लगा कि चलिए ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो अनुबंध व्यवस्था थी उसको और किस नाम से जाना जाता है? आपसी समझौता था क्या अनुबंध व्यवस्था? गुलामी प्रथा थी क्या? सतर्त प्रथा थी क्या? नई दास प्रथा थी क्या? तो भैया जो अनुबंध व्यवस्था थी वो नई दास प्रथा थी। क्या थी? वो एक नई दास प्रथा थी। समझ गए? चलो 9 नंबर देखो, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि 1914 से 1919 ईस्वी के बीच विश्व के शक्तिशाली देशों की आपस, ठीक है, विश्व की शक्तिशाली देशों की आपसी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और उनके साम्राज्यवादी इरादों के कारण कौन सा युद्ध हुआ? वो युद्ध हुआ था प्रथम द्वितीय रूस जापानी अणुबम। तो वो था प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद 1929 ईस्वी में महामंदी आई थी। क्या आई थी? महामंदी आई थी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से शुरू हुआ, 1919 के बीच 1919 तक चला। कौन? प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही पेनिसिलिन की खोज हुई थी। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थे? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किससे किया था? पेनिसिलियम नोटेटम से। ठीक है, चलिए अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन कि युद्धोत्तर, ठीक है, युद्धोत्तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में किस कार निर्माता का बहु उत्पादन पद्धति का योगदान रहा? हेनरी फोर्ड। मतलब किस कार निर्माता का बहुत ज्यादा मतलब योगदान रहा? हेनरी फोर्ड, टाटा, मार्कोनी, बिरला। तो भैया टाटा बिरला तो इंडियन थे, वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा नहीं उनका हस्तक्षेप था। मार्कोनी और हेनरी फोर्ड का हो सकता था। तो आपको सबसे पहले पता है कि सबसे पहले कौन सी कार निर्माता थी? फोर्ड की गाड़ियां बनती थी, उसके ऑनर थे हेनरी फोर्ड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? हेनरी फोर्ड। अब थोड़ा सा 2 मिनट निकाल लीजिए, हेनरी फोर्ड के बारे में जान लीजिए। देखिए, जब हमारे टाटा रतन टाटा ने अपनी कार इंडिका को बाजार में लाया, ठीक है, इंडिका को बाजार में लाया, तो इंडिका जब कार आई, उनकी पहली कार थी रतन टाटा की इंडिका। ठीक है, तो इंडिका जब बाजार में आई तो वो सरवाइव नहीं कर पाई। ठीक है, तो उनको काफी घाटा लग रहा था टाटा को। तो टाटा ने सोचा कि भैया फोर्ड के साथ हम इसको बेच देते हैं इंडिका को। ठीक है, तब क्या हुआ कि टाटा ने एक मीटिंग फिक्स की हेनरी फोर्ड के साथ। ठीक है, फोर्ड ने मीटिंग ले लिया, टाटा को बुलाया भी अपने हेड ऑफिस, शायद न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क।
टाटा वहाँ पे गए, अपनी कंपनी को बेचने का उन्होंने प्रपोजल रखा। हेनरी फोर्ड ने ये बोल के मना, मतलब ये बोल दिया वहाँ पे कि जब तुम्हें कार बनाना मतलब आता ही नहीं था तो इस धंधे में आए क्यों, तुम्हारे जैसे लोग इस धंधे को खराब करते हैं। तभी टाटा ने वहाँ पे निर्णय लिया कि अब मैं इस कंपनी को नहीं बेचूंगा, टाटा ग्रुप को मैं नहीं बेचूंगा, कार बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप को मैं नहीं बेचूंगा, मैं इसे खुद बनाऊंगा। और टाटा कमबैक करते हैं, वो इंडिया आते हैं और फिर उन्होंने 5 साल 10 साल के अंदर ऐसे, मतलब ऐसे करके इतना ज़्यादा कार की कंपनी में, है ना, कार निर्माता कंपनी में इतना आगे चले जाते हैं तो उनकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा सर्वाइव करने लगती हैं, है ना। आपने देखा है टाटा सफारी सुन रखे हैं, इंडिका के बाद उन्होंने बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट पे काम किया और टाटा की कई गाड़ियां निकली, है ना। तो टाटा क्या हुआ, टाटा बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट अपना जब कैप्चर करने लगा तब समझ आया हेनरी फोर्ड को। तो अभी इसी बीच हाल ही में क्या होता है, फोर्ड की गाड़ियां, फोर्ड मतलब जा रहा था बिल्कुल डुबाओ में, तो डुबाओ में जाया तो टाटा ने हंसते हंसते फोर्ड को खरीद लिया। ठीक है, टाटा ने क्या बोला कि फोर्ड की एक रेंज रोवर है, लैंड रोवर के नाम से जानती है, रेंज रोवर के नाम से, रेंज रोवर और जैगवार, इन दोनों को टाटा ने खरीद लिया है फोर्ड से। ठीक है, उसको टाटा ग्रुप में रख लिया है। तो ये थी हमारी कहानी हमारे रतन टाटा जी की। ये हमारे इंडियन है रतन टाटा जी, आप लोग को पता है। ठीक है, सबसे बड़े उद्योगपति में आते हैं तो हमें भी इनका सम्मान करना चाहिए और बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में यार रतन टाटा जी का बहुत ही ज़्यादा हाथ है और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पैसों को डोनेट कर देते हैं गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, गरीब बच्चों के रहने के लिए। चलिए ठीक है, बहुत बातें हो गई, पढ़ करके कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और नीचे रिव्यू में अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।